हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग समान हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 को पढ़ा चुका हूँ, जिसका नाम था हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। वहाँ पे मैंने हिंदी भाषा से संबंधित और भाषा से संबंधित और लिपि से संबंधित सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। जी हाँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग हिंदी का सबसे बेस्ट टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। यकीन मानिए कि इसके पढ़ने के बाद दोबारा आपको कहीं पर भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इससे पढ़ लीजिए, यकीन मानिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। और संपूर्ण हिंदी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए अब हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण हिंदी को पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं। चल देखते हैं आज हम लोग वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सब मैं आपको एक वीडियो में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चल देखते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा जूम करके और फिर अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? सीरियली वाइज। ठीक है, चलिए जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, अंग। ठीक है, ये है वर्णमाला। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे। अब वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े नहीं किया जा सके उसे ही बोलते हैं वर्ण या अक्षर। जैसे हम जैसे यहाँ लिखे आपके अ लिखे, क्या हम अ को और किसी पार्ट में तोड़ सकते हैं? क्या नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही वर्ण है जिसको हम दोबारा क्या कर सके? खंडित नहीं कर सके, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए उसी को बोलते हैं हम वर्ण बोलते हैं। चलिए आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद देखते हैं भाषा की इकाई। आखिर भाषा की इकाई किसको कहते हैं? चलिए समझते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। जो भाषा की छोटी इकाई है वर्ण या फिर ध्वनि है। ठीक है, अगर लिखित माध्यम में बोल दे तो वर्ण होगा, अगर मौखिक भाषा में बोल दे तो लो क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं आगे, अभी समझते हैं सब कुछ। चलिए आप देखते हैं आगे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द बोलते हैं। आप देखिए सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ स्पष्ट निकल पाए। जैसे हमने लिखा कमल लिखा, क्या लिखा मैंने? कमल। तो कमल का मतलब क्या होता है? कमल का मतलब क्या होता है? फूल का मतलब फूल होता है ना, कमल का मतलब। तो इससे क्या हुआ? स्पष्ट निकला ना। जैसे हम बोलते हैं लड़का, लड़का मतलब क्या होता है? बॉय, है ना। तो ऐसा शब्द जिसका सार्थक अर्थ निकल जाए उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? तो शब्द बोलते हैं। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। चलिए देखिए, भाषा की लिखित इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है। ठीक है, यहां होगा वर्ण। चलिए समझ में आया। अगर बोलिए आपको भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होता है? तो वर्ण होता है। जबकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। क्यों? बताते हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वर्ण से ही, यानी वर्ण ही लिखते हैं ना। जब हम लिखते हैं हाथ से तो वर्ण ही लिखते हैं, और बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ध्वनि से बोलते हैं ना। यानी मुंह से जो बोलते हैं क्या निकलता है? मेरे मुंह से ध्वनि निकलता है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिखित इकाई अगर बोले भाषा की छोटी लिखित इकाई तो वर्ण होती है, और भाषा की सभी छोटी मौखिक इकाई बोले तो होती है ध्वनि। ये दोनों याद रखिएगा, इसको मिस नहीं कीजिएगा। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं सब कुछ। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चलिए अब देखते हैं स्वर होता क्या है, यानी कि वॉवेल। चलिए, उन ध्वनि को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, उसे बोलते हैं स्वर। ठीक है, जिसको बोलते हैं वॉवेल, जो स्वतः उच्चारित हो, है ना। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे ही बोलते हैं स्वर वर्ण। चलिए जैसे मैंने लिखा आ, क्या अ को बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है? नहीं लेनी पड़ती है। जैसे मैंने लिखा आ, लेनी पड़ती है किसी और की वर्ण की सहायता? नहीं लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। उसका देखते हैं हम लोग व्यंजन, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें ही व्यंजन बोलते हैं, है ना। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर, ऐसा व्यंजन मतलब कह सकते हैं तो ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे ही बोलते हैं व्यंजन। देखिए जैसे मैंने क लिखा, तो क में क्या छिपा हुआ है? लास्ट में अ ही छिपा हुआ है।
ठीक है। तो क किस पे आश्रित है, तो अ पे आश्रित है, यानी कि अ क्या है, तो क्या है, स्वर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे ही बोलते हैं व्यंजन। चलिए अब आगे देखते हैं और समझते हैं। अब देखते हैं स्वर होता क्या है, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, सबको समझते हैं अच्छे से। पहले देखिए स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ और री। ये कुल 11 होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, कुल 11 स्वर होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। याद रखिएगा, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 ही होती है। आप उच्चारण क्या करेंगे, तो 10 ही वर्ण को आप उच्चारित कर सकते हैं, यानी कि मुंह से बोल सकते हैं। लेकिन लिखने में बोले तो आप 11 लगा सकते हैं। दोनों यह पॉइंट याद रखिएगा, लिखने के आधार पर 11 और बोलने या के आधार पर कितना, या उच्चारण के आधार पर कितना, तो 10। चलिए चलिए देखते हैं यहां से। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए, हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 3 स्वर्ण होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए अब देखते हैं सबकी अलग अलग से परिभाषा क्या होता है, उसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से और यहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए पहले ये दो देख लेते हैं, कौन कौन से हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं। चलिए सब कुछ समझते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ से, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अभी देखे देखा था मैंने। तो चलिए आप देखते हैं हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे कम समय लगता है, हर्ष स्वर में के उच्चारण में इसका होता है सबसे कम समय लगता है। इसमें अ, ई, उ और री है, यानी इसकी संख्या कितनी है, कुल 4 है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब देखते हैं दीर्घ स्वर, ये होता क्या है, तो हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है इसके उच्चारण में, है ना। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आ आते हैं, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ, यानी कि कुल मिलाकर 7 होते हैं कौन, दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्लुत स्वर होता क्या है। चलिए अब देखते हैं प्लुत स्वर, हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, ओम जो बोलते हैं तो क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है ना, ओम, बहुत लंबा गहरा सांस लेना पड़ता है इसमें। उसके बाप रे, बहुत जोर से, मतलब बहुत जल्दी निकलता नहीं है, है ना, बहुत टाइम लगता है उसको बोलने में। रोना, ठीक है, इस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लुत स्वर, जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है हर्ष स्वर से भी और दीर्घ स्वर से भी। चलिए अब देखते हैं आगे, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर इसके भी 3 प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पहले देखते हैं हम लोग अग्र स्वर होता क्या है। तो अग्र स्वर के अंतर्गत ई, ए और ए आते हैं, यानी कि अग्र स्वर कुल मिलाकर 4 होते हैं। ठीक है, ई, ए और ए। ठीक है, आगे मध्य स्वर, तो मध्य स्वर अ ही होता है, यानी कह सकते हैं इनकी संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 1 ही होती है। वो कौन है, तो अ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आ आते हैं, उ, दीर्घ उ, ओ और औ, यानी कि कुल मिलाकर पश्च स्वर में 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, तो 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सब कुछ। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसीलिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं आगे, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला है विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अगर हम आ बोलेंगे ना, तो मेरा मुंह क्या होगा, पूरा खुल जाएगा, पूरा। ठीक है, याद रखिएगा, जब हम अब आ बोलेंगे, आ, है ना, तो उसमें क्या होगा, मेरा मुंह क्या होगा, पूरा खुलेगा। तो इसी को बोलते हैं विवृत, जिसमें पूरा मुंह खुलता हो, है ना। ऐसा वर्ण जिसको बोलने में मेरा पूरा मुंह क्या होता हो, खुलता हो, उसी को बोलते हैं विवृत। और कौन सा ये है, तो इसका है संख्या 1 है और आ ही है। ठीक है, एक मात्र। चलिए आप समझते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं अर्धविवृत, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता हो, जैसे ए और औ, यानी कि आधा, है ना, नाम ही स्पष्ट है, विवृत मतलब पूरा,
अर्धविपरीत मतलब उससे थोड़ा कम, आधा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ए, औ, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरा मानो खुलकर थोड़ा कम खुलता है, ठीक है। ए भी याद रखिएगा। इसकी संख्या कितनी है, 2 है, ए और औ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद है अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ आधा बंद रहता है, आधा खुलता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। क्या होता है, लगभग बंद रहता है ना। उसको बोलते हैं क्या, संवृत बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन होता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, एक बात कि यहाँ मैंने बोला नहीं एग्जाम्पल क्या होगा, तो समृद्ध में क्या बोले थे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे हम बोलते हैं लॉ, लॉ, क्या लॉ में लिखते हैं मुंह खुलता है, क्या मुंह नहीं खुलता है ना। क, मुंह क्या होता है, लगभग बंद ही रहता है। यो, है ना। र, इसमें क्या होता है, लगभग मुंह बंद ही रहता है, फिर भी हम उसको बोल लेते हैं, है ना। आप मुंह बंद करके भी लॉ बोल सकते हैं, या अ बोल सकते हैं, ओ। अब देखिए ट्राई कीजिए, ठीक है, अब बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे व्यंजन। व्यंजन होता क्या है समझिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखे थे। चलिए अब इसके बाद समझते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए सब कुछ समझते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और संपूर्ण वीडियो पाने के लिए और संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे व्यंजन के भेद होते कितने। तो व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। व्यंजन के भेद कितने होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। तो कौन कौन से 3 होते हैं, तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये 3 होते हैं व्यंजन के प्रकार। अब समझते हैं बारी बारी से सबको एक एक करके समझते हैं। चलिए पहले है व्यंजन के भेद देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है इसमें है स्पर्शी व्यंजन, है ना। चलिए इसमें लिखते हैं कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, है ना। जितने भी वर्ग आते हैं इसमें, ये सब क्या आते हैं, स्पर्श व्यंजन में। और इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 25। प्रत्येक वर्ग में 5, है ना, वर्ण होते हैं। जैसे कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, तवर्ग में 5, टवर्ग में 5, पवर्ग में 5, यानी कि 5 बचे 25, यानी 25 वर्ण हो टोटल मिला के स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन या बोलिए या फिर स्पर्शी व्यंजन बोलिए, दोनों सेम है। चलिए अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, य, र, ल और व, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनवर्ट प्लान को। चलिए अब उसके बाद देखते हैं उष्म व्यंजन। क्या देखते हैं, तो उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, तो 4 होते हैं। चलिए आप देखते हैं एक एक करके। स्पर्श व्यंजन की संख्या तो 25 होती है, लेकिन 25 कहाँ कहाँ से आते हैं सब देखते हैं। चलिए अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। मैंने बताया था ना, प्रत्येक वर्ग के 5 सदस्य होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, पांचों का, है ना। क से लेके, क वर्ग से लेके और प वर्ग तक 25, है ना। इसलिए आप देखते हैं। चलिए कवर्ग, कवर्ग में देखिए क, ख, ग, घ, अंग, यानी यहाँ से 5 आ गए। चलिए उसके बाद चवर्ग में कौन कौन आते हैं, च, छ, ज, झ और ज्ञ, ये क्या होते हैं, 5, ये भी। उसके बाद टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, ये भी क्या होते हैं, 5। चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद तवर्ग में भी 5 होते हैं, त, थ, द, ध, न, ठीक है, ये भी 5 हो गए। उसके बाद पवर्ग में भी क्या होते हैं, 5, प, फ, ब, भ, म, ये भी 5, यानी कुल मिलाए कितने हो गए, तो 25 हो गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या। चलिए अब देखते हैं आगे सबके उच्चारण स्थान समझते हैं, है ना। चलिए देखिए कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। क से कवर्ग, क से कंठ, ऐसे याद कर सकते हैं आप। चवर्ग का उच्चारण क्या होता है, तो चवर्ग का उच्चारण क्या होता है, तालु, है ना। चवर्ग के जितने भी लेटर है यानी कि वर्ण है, उस सबको बोलने में हमें तालु की मदद लेनी पड़ती है। जैसे चौ बोलते हैं ना, तो मेरा जीभ कहाँ सटता है, तालु में सटता है। च, छ, ज, देखिए, है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद टवर्ग में टवर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मूर्धा होता है, ठीक है। आगे तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत होता है। अब त, थ, द, ध बोलिएगा ना, तो जीभ कहाँ होगा, जीभ सटेगा कहाँ पे, दांत पे। त, थ, द, ध, न, हाँ सब देखिए बोल लीजिए, चेक लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए पवर्ग। पवर्ग का उच्चारण क्या होता है, तो ओंठ होता है ना। फ, फ, ब, भ, म, ये जितने भी लेटर है प, फ, ब से लेके म तक, आप कोई भी लेटर को बोलिएगा तो आपका होंठ होंठ में सटेगा,
ठीक है, बिना होंठ सटाए हुए आप इसको बोल सकते ही नहीं है। ठीक है, जैसे प बोलेंगे, फ बोलेंगे, म बोलेंगे, म बोलेंगे, म बोलेंगे, इसमें क्या होता है, सब में क्या होता है, होंठ आपस में सटते हैं। ठीक है, चलिए ये भी तरीका है याद करने का। चलिए आप देखते हैं आगे और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा स्पेशल दिया हुआ है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग से ही बता दिया है, आप यहाँ भी देख लीजिए। कवर्ग का उच्चारण क्या होता है, तो कंठ होता है, क से कवर्ग, क से कंठ। चलिए उसके बाद चवर का का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालव्य होता है, यानी तालु होता है। चलिए टवर का क्या होता है, टवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है या दांत होता है। पवर का उच्चारण क्या होता है, ओष्ठ होता है, यानी कि होंठ होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थान। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो य र ल व, है ना। तो इसके उच्चारण देखते हैं। य का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, यानी तालु होता है। र का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत होता है, यानी दांत होता है। और व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत ओष्ठ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन हु बहू मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इसको। चलिए अब बढ़ते हैं उस व्यंजन की ओर बढ़ते हैं, उस व्यंजन के उच्चारण स्थान। चलिए अब देखते हैं यहाँ से उस व्यंजन के उच्चारण स्थान। तो इसमें कौन कौन से होते हैं उस व्यंजन, तलाब्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंती स्व और ह। चलिए अब देखते हैं सबका उच्चारण स्थान होता क्या है। तो तलाब्य स्व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालव्य यानी तालु होता है। मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मूर्धा होता है। दंती स्व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है। और ह का उच्चारण क्या होता है, तो कंठ होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अनुनासिक होता क्या है। चलिए अनुनासिक कहते किसको है, तो चलिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा निकलती है उन्हें अनुनासिका बोलते हैं। देखिए यानी कह सकते हैं अनुनासिका ऐसा वर्ण होता है, ऐसा स्वर है, वर्ण है जिसमें मुख के साथ साथ नासिका यानी कि नाक का भी सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अनुनासिक। चलिए अब देखिए आगे। उसके बाद नुनासिक, यानी जिसमें नाक और मुंह का एक साथ उपयोग नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक। चलिए देखिए जिसका उच्चारण नाक के संबंध से ना होकर केवल मुख से होता है उसे बोलते हैं निर्नुनासिक। ठीक है, ये भी याद रखिए। जैसे भोपाल बोलेंगे तो भोपाल नाक से नहीं बोला जाएगा। ठीक है, सिर्फ मुंह से ही बोला जाता है। दिल्ली, दिल्ली सिर्फ मुंह से ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये दोनों समझ में आया आपको। चलिए इसको थोड़ा करते देखिए। यहाँ पर ये अनुनासिक है और ये है निर्नुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है, नाक मुंह को एक साथ मिलाकर कोई भी वर्ण को बोला जाता है, जबकि निर्नुनासिक में क्या होता है, इसमें नाक का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल मुख का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। फिर देखिए आगे उसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह होता क्या है, तो वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में होती है उसे बोलते हैं अयोगवाह कहलाता है। जैसे अंग और अ, ये न स्वर है न व्यंजन है। ठीक है, इसे बोलते हैं अयोगवाह, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं उच्छित व्यंजन होता क्या है। उच्छित व्यंजन, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा अग्रभाग नोक एक झटके के साथ नीचे गिरता है उसके उच्छित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है, दो है। अंग और ढ, अंग और ढ, अंग बोलते हैं और ढ बोलते हैं। क्या होता है, जीवा फटाक से नीचे आ जाती है ना, तो इसकी संख्या कितनी है आपको याद रखना ये बस कि इसकी संख्या दो होती है, अंग और ढ। चलिए और देखते हैं आगे। उसको देखते हैं प्रकंपित व्यंजन होता क्या है। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में दो तीन बार कंपन होती है उन्हें ही प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। चलिए जैसे बोलते हैं र र र र, उसमें क्या होता है, जीवा में कंपन होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ देखिए एग्जांपल दिया हुआ है प्रकंपित व्यंजन का। देखिए ए है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो एक होती है, ओ है ड मात्र। चलिए अब देखते हैं पार्श्विक व्यंजन होता क्या है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, ल होती है। बस ये याद रखिए कि पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, एक होती है, जो कौन है, ल है। चलिए अब देखते हैं आगे संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो चार होते हैं। ठीक है, चलिए अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजन से बनते हैं अब उसको देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन, इसमें छ जो होता है वह क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है छ। त्र किससे बनता है, तो त से और र से मिलता है। ज्ञ किससे बनता है, तो ज से और ज्ञ से। ठीक है, वो दोनों मिलाया क्या बनता है, तो ज्ञ बनता है।
चलिए, उसके बाद स्र किससे बनता है, तो तालव्य स और र से मिलकर स्र बनता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, कि कौन वर्ण से मिलकर कौन सा वर्ण बनता है। ठीक है, कौन संयुक्त व्यंजन बनता है। चलिए, अब देखते हैं आगे और समझते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को। उसके देखते हैं काकल्य व्यंजन क्या होता है। क्या बोले, काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन ऐसा व्यंजन जो होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। काकल्य व्यंजन एक ऐसा व्यंजन होता है जिसका मुख्य रूप से कंठ द्वार से इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे इसमें शामिल है ह। ठीक है, इसमें मात्र एक शामिल है ह। ह बोलते हैं ना, तो कंठ में ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे जोर दिया जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ ही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उसके बोलते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, तो यदि दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दो समान स्वर, या रखिए दो समान व्यंजन के बीच में कोई स्वर ना हो। जैसे यहाँ पर ल और ल के बीच में क्या है, कोई स्वर है नहीं है, दोनों व्यंजन ही है, आधा ल पूरा ल। इसे दिल्ली, बिल्ली, सत्ता, कलकत्ता, है ना, इस समय क्या होते हैं, यानी दो व्यंजन व्यंजन वर्ण के बीच में कोई स्वर व्यंजन ना हो, सॉरी स्वर ना हो, उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगत व्यंजन क्या होता है, तो इनका प्रयोग अरबी और फारसी भाषा में मिलता है, इसे ही बोलते हैं आगत, है ना। ये अपने देश की नहीं होती है, ये विदेशों से लिया गया है ना, जो अपने भाषा में कहीं कहीं उपयोग किए जाते हैं। जैसे इसमें है ज और फ, इसमें दोनों में क्या लगे हैं, नुक्ता लगे हुए हैं, है ना। नुक्ता मतलब क्या है, बिंदु। देखिए ज के आगे बिंदु लगे हुए हैं और फ के आगे भी बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आगत वर्ण। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद है यहाँ देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं, अल्प प्राण होता क्या है और महाप्राण होता क्या है। तो चलिए, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए अब इसको समझते हैं अच्छे, अल्प प्राण होता क्या है और महाप्राण होता क्या है। चलिए, अल्प प्राण, इन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है ना, इसी को बोलते हैं अल्प प्राण। चलिए देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का हम बताए थे आप लोगों को 5 वर्ग होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस पांचों वर्ग में से, है ना, जो पहला वर्ण होता है, उसके बाद तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल और व। इसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं वो सब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अल्प प्राण है, इसमें है क, ग और अंग, उसका च, ज और य, ये यहाँ य होगा, ञ। उसके बाद ट, ड और न, त, द और न, प, व और म, यानी पहला, है ना, तीसरा और पांचवा, है ना, वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण आता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। ठीक है, और जितने भी स्वर होते हैं अ से लेके, है ना, री तक, वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महाप्राण होता क्या है। ठीक है, चलिए अल्प समझ लिए अच्छे से, उसको देखते हैं हम महाप्राण होता क्या है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं, महाप्राण, इन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा श्वास वायु की आवश्यकता होती है ना, अल्प प्राण में कम और महाप्राण में ज्यादा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महाप्राण किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं वर्ड। चलिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन, वो सब क्या होते हैं, तो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से आते हैं, अच्छे से समझते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, ये स्लाइड दिया हुआ है, अच्छे से समझिए इसको। महाप्राण, इसके अंदर का वर्ग का, है ना, दूसरा और चौथा वर्ण, उसके चवर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, टवर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, तवर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, पवर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये सब किसमें होते हैं, तो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद देखते हैं हम लोग अघोष और घोष। चलिए समझते हैं इसको। पहले देखते हैं अघोष होता क्या है। देखिए, अघोष, अघोष व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन या झंकार उत्पन्न नहीं होती, उस व्यंजन को बोलते हैं अघोष व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती है, ठीक है, कंपन उसमें उत्पन्न नहीं होता है, उसको बोलते हैं अघोष। चलिए अब अघोष को याद करने की चीज देखते हैं कौन कौन सा होता है। देखिए,
अघोष व्यंजन पहचानेंगे कैसे? तो अघोष व्यंजन का ट्रिक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, याद रखिएगा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ण, है ना, प्रत्येक वर्ग का, कवर का, है ना, चवर का, तवर का, पवर का और पवर का, उस समूह में से पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। इसके अलावा तलाब्य स, मूर्धन्य स और दंती स, इसमें ह नहीं आते हैं, याद रखिएगा, इसमें ह नहीं आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। चलिए अब देखते हैं अघोष वर्ण के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर अघोष वर्ण के उदाहरण उदाहरण कवर का पहला और दूसरा, चवर का पहला और दूसरा, तवर का पहला दूसरा, टवर का पहला दूसरा। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ देखते हैं। देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए उसके बाद है, हाँ, अघोष पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, पवर का पहला और दूसरा, उसके बाद इसके अलावा तलाब्य स, मूर्धन्य स और स भी अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, इसमें ह नहीं आते, ये याद रखिएगा। चलिए आप समझते हैं घोष व्यंजन क्या होता है। तो देखिए घोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में समय हमारे गले में कंपन का अनुभव होता है, वैसे वर्णों को घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं, है ना। वो घोष बोले या सघोष बोले, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, चलिए अब घोष व्यंजन पहचानने का ट्रिक क्या होता है। देखिए तो घोष व्यंजन पहचानने का ट्रिक है, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मैंने पहला दूसरा ले लिया था किसमें, है ना, अघोष में, और सघोष में क्या होगा? तो तीसरा, चौथा और पांचवा, यही बचा ना। और उसके बाद इसके अलावा य, र, ल, व और ह भी घोष में ही आता है। ठीक है, जो ह वहाँ छोड़े थे ना, वो ह यहाँ आ जाएगा, बस ये याद रखिएगा, है ना। इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को। ठीक है, य, र, ल, व तो होते हैं, लेकिन ह भी इसमें होते हैं। ठीक है, उसमें ह नहीं होते हैं अघोष में, जबकि घोष में ह भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कौन कौन से घोष होते हैं, घोष या सघोष, दोनों एक ही को बोलते हैं। चलिए समझते हैं। अब घोष या सघोष उदाहरण के समझिए। कवर का क्या बोले थे? तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ग, घ, अंग। टवर का ज, झ और य। तवर का द, ध और न। टवर का ड, ढ, न। पवर का ब, भ, म, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, है ना। उसके अलावा य, र, ल, व और ह इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये सघोष या फिर घोष के उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका संपूर्ण वर्णमाला समाप्त हुआ। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।